Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking chapter number 4, Lost Spring. We have read this chapter half. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Let's start. देखिए चैप्टर लॉस स्प्रिंग जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 2 यूनिट्स के अंदर है, इसके 2 यूनिट्स है, इट हैज़ 2 यूनिट्स ओके। और हालांकि इसमें कहीं पे भी दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं आपको कि इसमें 2 यूनिट्स है, लेकिन 2 यूनिट्स मैंने 2 स्टोरीज़ के आधार पर डिवाइड किया। फर्स्ट जो स्टोरी है वो साहिब आलम की है। साहिब आलम जो कि बांग्लादेश से आया हुआ है, शरणार्थी है, एक तरह से कहा जा सकता है, रेफ्यूजी है, जो कि सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी जो कि दिल्ली की पेरिफेरी के अंदर आती है, दिल्ली की परिधि के अंदर आती है। सेकंड जो स्टोरी है वो मुकेश की है, जो फिरोज़ाबाद में है और बेंगल मेकिंग का काम में लगा हुआ है। तो जो फिरोज़ाबाद है वो यूपी में है। तो दोनों स्टोरी में हम क्या देखेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट स्टोरी में हमने देखा कि जो साहिब आलम है उसकी जो किशोर अवस्था है, बचपन उसका ऐसे ही चला गया, किशोर अवस्था भी उसने मेहनत में निकाल दी। तो कहने का ये मतलब है कि उनका लाइफ का जो स्प्रिंग था, जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे अच्छा समय था, वो ऐसे ही निकल गया किसके अंदर, उस गरीबी की बोझ के अंदर। तो वही बताया गया कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो अपने जीवन का स्प्रिंग कैसे खोते चले जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। लेट्स सी। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। कि जो मुकेश है वो क्या कह रहा है, मुकेश कह रहा है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं ड्राइव करना चाहता हूँ। क्या ड्राइव करना चाहता हूँ, कार। मुकेश दबाव डालता है अपना खुद का मालिक बनने के लिए, कि वो कह रहा है, वो इंसिस्ट कर रहा है कि मैं खुद का मास्टर होना चाहता हूँ, कि मेरे ऊपर कोई मालिक ना हो, बल्कि मैं ही खुद मालिक हूँ अपने लिए, मेरे को कोई दूसरा आदेश ना दे। वो क्या बनना चाहता है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है, कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ठीक है, उसने ये कहा। तो जो ऑथर है, ऑथरेस, उसने कहा डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कुछ जानते हो कार्स के बारे में, कुछ पता है तुम्हें कार्स के बारे में, मैंने उससे पूछा। किसने, ऑथरेस ने कहा। तो मुकेश है वो क्या कह रहा है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। कि उसने कहा कि मैं सीख लूँगा क्या करना, ड्राइव करना, कार ड्राइव करना मैं सीख लूँगा, उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधा देखते हुए, कहाँ पर, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए ये कहा। हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles। कि क्या कह रहे हैं, अब देखिए कि उसका जो ड्रीम है, उसका जो सपना है, लूम्स लाइक अ मिरेज। लूम्स का मतलब लगता है, यहाँ पे किसकी तरह लग रहा है, मिरज की तरह लग रहा है। मिरज जानते किसे कहते हैं, मृग तृष्णा। एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, मृग तृष्णा किसे कहते हैं। जो मृग है उसको एक प्रकार की सुगंध आती है और उस सुगंध की खोज में वो घूमता हुआ चला जाता है जंगल में जगह जगह, और लेकिन वो वस्तु उससे नहीं मिलती जिससे सुगंध आ रही है। एक्चुअली वो जो सुगंध आ रही होती है वो उसी के अंदर से चली आ रही होती है, और उसे पता नहीं होता कि वो सुगंध उसी के अंदर से आ रही है, लेकिन फिर भी उस सुगंध को वो ढूंढता हुआ बहुत दूर तक भगता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। तो उसी को इंग्लिश में मिरज कहा जाता है। ऐसी वस्तु, ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त ना किया जा सके, उसे मिरज कहा जाता है। ठीक है, इल्यूजन कहा जाता है, भ्रम कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब इस वर्ड का मीनिंग, कि उसका जो सपना है वो लग रहा था मिरज की तरह। अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, किसके बीच में, जो रास्ते की जो धूल थी जो भर देती थी फिरोजाबाद टाउन को, जो फिरोजाबाद टाउन है उसको। फेमस फॉर इट्स बेंगल, फिरोजाबाद फेमस है, किसके लिए फेमस है, बेंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में व्यस्त है, किसके अंदर, बेंगल्स बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में। हर दूसरा परिवार लगा हुआ है चूड़ियाँ बनाने में। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। कि देखिए क्या कह रहे हैं, ये सेंटर है, ये केंद्र है इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, मतलब कि जितने भी कांच को गलाने के कारखाने हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहीं पर फिरोज़ाबाद के अंदर। ये सेंटर है इंडिया का। और यहाँ पर वेयर फैमिलीज, परिवारों ने बिता दी अपनी पीढ़ियाँ काम करते हुए भट्टी के सामने, भट्टी के आसपास,
वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ने में, मेकिंग बैंगल्स और बैंगल्स बनाने में। किसके लिए? फॉर ऑल वुमेन, सभी औरतों के लिए। इन द लैंड इट सीम्स, मतलब कि इस धरती पर जितनी भी औरतें रहती है जो चूड़ियाँ पहनती है, उनकी चूड़ियाँ बनाने के लिए जो वहाँ के परिवार है उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी भट्टी के सामने बैठकर, ग्लास को वेल्डिंग कर कर, ग्लास को जोड़कर, उनकी चूड़ियाँ बनाकर। ठीक है, आगे आओगे, यहाँ तक आपको समझ में। आगे देखते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम knows that it's illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That's the law. If enforced, could get him all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. आप समझेंगे इसको क्या है, इसका मीनिंग, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वो फिरोज़ाबाद की अवस्था बता रहे हैं और चाइल्ड लेबर के बारे में बता रहे हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं कि मैंने पहला बता दिया कि जो मुकेश का परिवार है उनमें से एक है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि वो जो परिवार है, जो बच्चे जो उन भट्टियों में काम कर रहे हैं, उनमें से कोई नहीं जानता कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है, अवैधानिक है बच्चों के लिए जो उसके जैसे हैं। किसके जैसे? मुकेश की तरह, जो वर्क कर रहे हैं ग्लास फर्नेस के अंदर, मतलब ग्लास भट्टियों के अंदर, कांच की भट्टियों के अंदर, बड़े उच्च टेम्परेचर के ऊपर, उच्च तापमान के ऊपर, इन डिंजी सेल्स। डिंजी सेल किसे कहा जाए? बदबूदार काल कोठरी के अंदर, जिसमें न तो हवा है न रोशनी, मतलब कि वो एक कोठरी दे दी जाती है उनको, एक कमरा दे दिया जाता है जो बदबूदार होता है, जिसमें न तो लाइट जाती है न ही एयर जाती है, वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं है। दैट्स द लॉ। और कानून यह है, अगर इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए, तो कुड गेट हिम, और उसे क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। और ऑल दूस 20,000 चिल्ड्रन, और उन सभी 20,000 बच्चों को, आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस, किससे? उस गर्म भट्टियों से, वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आर्ट्स, जहाँ पे वो परिश्रम करके, मतलब पूरी मेहनत के साथ में डे लाइट आर्ट्स अपना बिता देते हैं, मतलब 12 घंटे उसी काम में लगा देते हैं, और अक्सर खो देते हैं उजाला ऑफ देयर आइज, मतलब वो उस कालखोटरी के अंदर काम करते हैं और उस कालखोटरी में न तो हवा है न ही लाइट है सही ढंग से, तो इस वजह से उनकी जो ब्राइटनेस है आंखों की वो भी चली जाती है, आंखों की रोशनी वो खो देते हैं। मुकेश आइज beam as he volunteers to take me home, which he proudly says he is being rebuilt. अब देखो क्या कहे कि भीम्स का, यहाँ पे भीम का मतलब चमक। जो मुकेश है उसकी आंख में चमक आ जाती है जैसे ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी। वॉलेंटियर का मतलब है स्वयं इच्छा से, अपनी इच्छा से। जब वो अपनी इच्छा से ले जाता है मुझे, कहाँ पर? अपने घर पर। तो मुकेश क्या कर रहा है? उसकी आंखें है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है जब वो स्व इच्छा से लेके जा रहा है मुझे अपने घर पर। और विच ही प्राउडली सेज, और जिसके बारे में वो बड़े गर्व के साथ में कहता है, इज बीइंग रीबिल्ट, कि वो रीबिल्ट हो रहा है। क्या रीबिल्ट होता है? क्या रीबिल्ट हो रहा है भाई? उनका घर, मुकेश का घर जो है वो वापस से पुनर्निर्माण हो रहा है। उसको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा घर जो है वो वापस से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग lanes choked with garbage, past homes that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state। देखिए क्या अवस्था है फिरोज़ाबाद की गलियों की, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जब मुकेश क्या कर रहा है, लेखिका को अपने घर लेके जा रहा है फिरोज़ाबाद की उन गलियों से जहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते हैं, मुकेश के परिवार जैसे। तो कि क्या करें, हम चले जा रहे हैं उन बदबूदार गलियों में। स्टिकिंग का मतलब होता है बदबूदार, कि हम क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं किसके अंदर से? उन गलियों के अंदर से। देखो लेन होती छोटा रास्ता जो कि चौकड है, बंद किसे? गार्बेज से, मतलब उन गलियों में भी कूड़ा कचरा भरा हुआ है। पास्ट होम्स, पास्ट होम का मतलब कि के पास में से गुजरना, और हम घरों के पास में से गुजर रहे हैं। दैट रिमेन्स हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जो कि टिके हुए हैं, बने हुए वहाँ पे, कैसे? दरदराती दीवारों से, क्रम्बलिंग वॉल से, ढही हुई दीवारों से, वोबली डोर, मतलब कि जो ऐसे दरवाजे जो कि टूटने वाले हों, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो, ठीक है, उनको वॉबली डोर्स कहा गया है। उन घर में कोई विंडो नहीं है, और पूरे के पूरे जो होम्स है वो क्राउडेड है, मतलब कि
भीड़ से भरे हुए हैं, परिवार के मनुष्यों से और जानवरों से। ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि ये उस समय का एग्जिस्ट हो, उस समय की उपस्थिति हो जो मध्यकालीन अवस्था थी, प्रीमेवल स्टेट था। प्रीमेवल स्टेट का मतलब मध्यकालीन अवस्था में जब लोग आपस में एक साथ मिलकर रहते थे, पूरा झुंड का झुंड, जानवर और इंसान सभी एक साथ, उसी प्रकार से ये लोग रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो रुकता है दरवाजे पे इसी प्रकार के एक मकान के। बैंक्स वॉबी आयरन डोर विथ हिज फुट, और बैंक्स का मतलब लात मारता है दरवाजे के उस वॉबली आयरन डोर के ऊपर, वही टूटे फूटे जो लोहे का जो दरवाजे उसके ऊपर पैर मारता है, पैर से बैंग करता है, बैंग का मतलब ठोकर मारता है। एंड पुशेस इज ओपन, और धक्का देकर इसे ओपन कर देता है। वी एंटर हाफ बिल्ट शेक, कि हम एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं वो आधा बने हुए शेक के अंदर, कोठरी के अंदर। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में, इसके एक हिस्से में, थेस्ड विद अ डेड ग्रास। थेस्ड का मतलब कि ढेर रखा हुआ था, किसका, थेज का मतलब जमा रखा था क्या, डेड ग्रास, मतलब कि जो सूखी हुई घास है वो रखी हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच, और उसके ऊपर फायरवुड स्टोव था। फायरवुड स्टोव का मतलब कि चूल्हा था। विच सीट्स लार्ज वेसल्स ऑफ सीजलिंग स्पाइस लीव्स, की क्या कह रहे हैं, और उस स्टोव के ऊपर, उस चूल्हे के ऊपर रखी हुई थी एक बड़ी सी कढ़ाई उबलती हुई पालक पत्तियों की। सीजलिंग का मतलब उबलना, स्पंज का मतलब पालक, लीव्स का मतलब पत्तियाँ, और वेसल का मतलब कढ़ाई। तो उस स्टोव के ऊपर रखी हुई थी, क्या रखी हुई थी, एक बड़ी कढ़ाई उबलते हुए पालक की पत्तियों की। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और जो बड़ी बड़ी जो एल्यूमिनियम की प्लेट्स थी, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उसमें और भी दूसरी कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। अब फ्रेल, फ्रेल का मतलब वीक। आप मुझे बताएंगे फ्रेल का क्या मीनिंग है। आप कई सारे वर्ड बताएंगे मुझे, मैं आपसे पूछने वाला, एक फ्रेल बताएंगे, एक वॉलंटियर्स बताएंगे, स्टिंकिंग बताएंगे, क्रम्बलिंग बताएंगे, कई सारे वर्ड्स है जो आप मुझे बता सकते हो इसमें से। वॉबली बताओगे आप मुझे, ओके। तो ये वर्ड्स आप मुझे बताओगे। फर्नेसेस बताएंगे, मैंने यहाँ पे कर लिया, आप काउंट कर लेना कितने वर्ड्स हैं। फ्रेल का मतलब वीक, वीक यानी यहाँ पे सप्ताह नहीं है, कमज़ोर, कि एक फ्रेल यंग वुमन, की एक कमज़ोर जवान औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, की एक कमज़ोर यंग वुमन, की मतलब शरीर से कमज़ोर थी लेकिन जवान औरत थी, जो क्या कर रही थी, कुकिंग कर रही थी शाम का भोजन, फॉर हिज होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, मतलब कि वो आँख से, मतलब कि धुएं से भरी हुई आँखों के जरिए वो स्माइल करती है, मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो कौन थी, वाइफ थी, पत्नी थी मुकेश के बड़े भाई की, और वो मुकेश के बड़े भाई की क्या थी, पत्नी थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या थी, वाइफ थी किसकी, मुकेश के बड़े भाई की। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी उम्र में। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her well closer to her face. देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, वो भी इसमें बताई गई है कि क्या, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, मतलब कि वर्ष के अंदर अगर उसकी एज देखी जाए तो एज में ज़्यादा बड़ी नहीं है वो लड़की। सी हैज़ बिगन टू कमांड, लेकिन वो कमांड में आ गई है। सी बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, और उसके लिए कमांड रिस्पेक्ट है द बहू, और उसे क्या कहा जाता है, बहू कहा जाता है। ये कमांड रिस्पेक्ट इसके लिए, बहू का क्या मतलब होता है, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3, और उसके पास 3 व्यक्तियों का चार्ज है, 3 व्यक्तियों के लिए कार्य करती है। कौन, किस किस के लिए, एक तो अपने हस्बैंड के लिए, देवर जो उसका मुकेश है, और जो उसका ससुर है फादर, इन सब का खाना वगैरह बनाती है और घर का ध्यान रखती है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और कोई भी बड़ा व्यक्ति, उम्र में बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो जो ब्रोकन वॉल है, टूटी हुई दीवार है, उससे वो आगे खिसक जाती है। जैसे कि मान लो कि वो दीवार के सपोर्ट लेके बैठी हुई है, तो वो सपोर्ट हटा लेती है और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाती है, विड्रॉ कर लेती है अपने आप को, किससे, उस टूटी हुई दीवार से। ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वेल का मतलब घूंघट, वेल का मीनिंग भी बताएंगे आप मुझे। जो घूंघट है वो कहाँ पे लेके आ जाते हैं, अपने चेहरे के सामने। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स,
कि क्या कह रहे हैं कि ये जैसा कि कस्टम मांगती है, जैसे कि रिवाज है, जो बहू है उसको पर्दा लगाना होता है चेहरे के सामने जब भी मेल एल्डर्स आते हैं, मतलब कि बड़े पुरुष आते हैं तो उसे क्या करना होता है, घूंघट निकालना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन improvised bengal maker. Despite long years of hard work, first as a tailor, then a bengal maker, has failed to renovate a house. अब देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इन दिस केस, और इस केस के अंदर, इस स्थिति के अंदर, एल्डर इज इम्प्रोविस्ड बेंगल मेकर। कि इम्प्रोविस्ड बेंगल मेकर का मतलब क्या है कि वो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छा बेंगल मेकर हो गया है, चूड़ी बनाने वाला हो चुका है, काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी स्किल आ चुकी है इसके अंदर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, आप बताएंगे मुझे डिस्पाइट का क्या मतलब है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड वर्क मतलब इतने लंबे वर्षों के हार्ड वर्क के बावजूद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, शुरुआत में उन्होंने टेलर का काम किया, फिर बेंगल मेकर का काम किया, मतलब दो दो प्रोफेशन किए, उसके बावजूद भी वो असफल रहे, फेल रहे क्या करने में, रिनोवेट करने में। रिनोवेट का मतलब पुनर्निर्माण करने में, मरम्मत करने में अपने घर की। कहने का मतलब कि टेलर का काम भी कर लिया, बेंगल मेकिंग भी कर ली, उसके बावजूद भी वो असफल रहे घर की मरम्मत कराने में। सेंड हिज टू सन्स, और उसने अपने दो बेटों को भेजा, कहाँ भेजा, टू स्कूल्स, और दो बेटों को स्कूल्स भी भेजा उसने। ऑल he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles. All he has managed to do, और मतलब उसने जो भी मैनेज किया है, मतलब जो कोई भी उसने मैनेज किया करने का, वो है सिखाना उन्हें जो वो जानता है। मतलब कि उन्होंने बच्चों को क्या सिखाया, उसने वही सिखाया जो वो जानता था। क्या जानता था वो, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, की कला। किस चीज़ की कला, चूड़ी बनाने की कला। नेक्स्ट, इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। डेस्टिनी का हिंदी वर्ड भी इसी में दे रखा है, आप मुझे बताएंगे। डेस्टिनी मीन्स कर्म, भाग्य, तो ये उसका कर्म है, ये उसकी डेस्टिनी है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, कौन कह रही है, मुकेश की दादी। who has watched her own husband go behind with dust from polishing glass of bangles। कि क्या करें कि दादी कह रही कि ये तो हमारा कर्म है, ये तो हमारा भाग्य है। कौन की दादी, जिसने देखा है अपने खुद के हस्बैंड को अंधा होते हुए, किसकी वजह से, धूल की वजह से जो आती है, किसके, जो कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने की वजह से जो धूल आती है, उसकी वजह से अंधा होते हुए देखा है अपने हस्बैंड को, किसने, दादी ने। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब तोड़ना, और एवर का मतलब कभी भी। कि क्या कह रहे हैं कि क्या भगवान की ये जो लीनेज है, भगवान की दी हुई जो ये लीनेज है, लीनेज का मतलब परंपरा, कभी टूटेगी। मतलब ये एक प्रकार से जो भगवान ने जो चलाया है कि पूरा परिवार बेंगल मेकिंग में जा रहा है, क्या ये कभी टूटेगा, क्या हम कोई दूसरा काम भी कर पाएंगे। से इम्पाइल्स, ये इस बात पर दबाव देती है। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard। कि क्या कह रहे हैं कि जन्म लेना किस कास्ट के अंदर, बेंगल मेकर्स के घर में। कि अगर आपने बेंगल मेकर के घर में जन्म लिया है, तो इसका सीधा मतलब कि दे हैव सीन नथिंग, तो उसने कुछ नहीं देखा सिवाय चूड़ियों के। मतलब अगर आपने बेंगल मेकर्स के यहाँ जन्म ले लिया तो आपको ज़िंदगी भर सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ देखने को मिलेगी, वो कुछ और नहीं कर पाएगा। इन द हाउस, घर में भी चूड़ियाँ, आंगन में चूड़ियाँ। इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद। कि क्या कहें कि हर दूसरे घर में, हर दूसरी आंगन में, हर दूसरी गली में फिरोज़ाबाद के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बेंगल्स दिखाई देगी। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, स्पाइरल्स किससे कहा जाता है, स्पाइरल्स कहा जाता है गोल आकृति को, ये स्पाइरल्स है। ठीक है, तो जो राउंड शेप होती है वो स्पाइरल कहलाती है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स की स्पाइरल देखने को मिलेगी। कलर भी बताया कैसी कैसी आपको देखने को मिलेगी बेंगल्स। सनी गोल्ड, मतलब कि जो गोल्ड वाला जो रंग होता है, सन धूप पीला रंग, चमकदार वैसा, सोने जैसा। पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of 7 colors of rainbows lie in mounds in unkept yard, are piled on a four-wheeled handcart pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। आप समझते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे,
कि पहले तो इन्होंने कलर का बताया कि जो चूड़ियाँ हैं वो किस किस कलर की है, गोल्ड कलर की है, ग्रीन कलर की है, रॉयल ब्लू कलर की है, पिंक की है, पर्पल की है, हर उस कलर की है जो 7 कलर जो रेनबो के उनसे उत्पन्न होते हैं, उन सब कलर की चूड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। और वो रखी हुई रहती है ढेर के अंदर, माउंट्स का मतलब ढेर, पाइल्स, इन अनकेप्ट यार्ड्स, किसके अंदर, जो एस वच एस मतलब साफ है या जो आंगन है उसके अंदर, आर पाइल्ड ऑन अ 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, और यहाँ तक कि वो ढेर की ढेर पड़ी हुई रहती है, किसके अंदर, 4 का मतलब 4, व्हील का मतलब पहिया, हैंड कार्ट का मतलब ऐसी गाड़ी जिसको आप धक्का देकर क्या करते हो, भेजते हो, ठेला अलग हो गया, ठेला भी मान सकते हो। तो वही बोल रहे हैं कि जो 4 व्हील हैंड कार्ट है जिसको धक्का देकर आगे बढ़ाया जाता है, तो उसमें भी ढेर यही मिलेगा। पुश बाय यंग मैन, जिसको कौन पुश करता है, यंग मैन, अलोंग द नैरो लेंस, किसके जरिए से, जो काफ़ी जो चौड़ी कम होती है, सकड़ी होती है उन गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन, उसी बदबूदार टाउन के अंदर, कस्बे के अंदर, एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वहाँ पे कैसी स्थिति वो देखिए, डार्क हटमेंट्स, इन द डार्क हटमेंट्स का मतलब झोपड़ी, मतलब बिल्कुल अंधेरी झोपड़ी के अंदर, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग का मतलब कि जो लैंप है, जलता हुआ जो लैम्प है, उसकी बत्ती के सामने बैठते हैं, कौन बैठते हैं, लड़का और लड़की अपने पिताजी और माता के साथ में, मतलब फादर और मदर के साथ में, वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और वो जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, जो कलर्ड ग्लास है, जो रंगीन जो कांच है, उसको सर्कल्स ऑफ बैंगल्स के अंदर जोड़ते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, और उनकी जो आँखें वो मानो कि अब एडजस्ट हो गई हो अंधेरे से, लाइट की तुलना में, मतलब बाहर जब वो लाइट में जाते तो उनको सही ढंग से नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि उनकी जो आइज़ है वो अब सिर्फ और सिर्फ किससे एडजस्ट हो चुकी है, वो एडजस्ट हो चुकी है किससे, अंधेरे से। दिस इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, और इसी कारण से वो अक्सर क्या करते हैं, लूज़ कर, एंड अप का मतलब अंत हो जाता है, कैसे, लूज़ करके अपनी आई साइट का मतलब वो अपनी आई साइट खो देते हैं, नज़र खो देते हैं, दिखना बंद हो जाता है, इससे पहले कि वो अडल्ट हो, इससे पहले कि वो 18 साल से ऊपर हो, वयस्क हो, इससे पहले वो अंधे हो जाते हैं, अपनी रोशनी खो देते हैं इस काम के अंदर। अब एक और कैरेक्टर है सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कि क्या करें, सविता जो कि एक यंग लड़की है, ड्रेप पिंक ड्रेस, और जो मतलब कि उड़े हुए पिंक ड्रेस के अंदर है, उड़े हुए पिंक ड्रेस का क्या मतलब यहाँ पे है कि उड़े हुए पिंक कलर की ड्रेस है, मतलब जो पिंक कलर वो उड़ चुका है और भद्दी सी लग रही है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वूमन, और वो बैठी हुई है, साथ में बैठी हुई है, बगल में किसके, एक एल्डरली वूमन के साथ में बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और वो क्या कर रही है, जोड़ रही है, किसको, जो ग्लास के पीसेज है उनको, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके जो हैंड्स है, हाथ है, वो बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे हैं, मशीन के जो टोंग्स होते हैं, टोंग्स कहा जाता है चिमटे को, चिमटा आप जानते हो अच्छी तरह से, इसको चिमटा कहा जाता है, ठीक है, ये चिमटा है, तो उसके हाथ जो मैकेनिकली मशीन की तरह जो चिमटे के मशीन मतलब चिमटे के समान चल रहे हैं, चिमटे की मशीन के समान चल रहे हैं। आई वंडर इफ सी नोज द sanctity of the bangles she helps make, यहाँ पे एक वर्ड आया सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता, सैंक्टिटी का मतलब पवित्र, पवित्रता, ओके। मैं सोचती हूँ शायद अगर वो जानती इसकी पवित्रता, किसकी, बैंगल्स की, सी हेल्प्स मेक, जिसको वो बनाने में मदद कर रही है, इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमन स्वाग, और ये प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक है किसके, भारतीय औरत के स्वाग का, ये भारतीय औरत के स्वाग की निशानी है, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी में इसको शुभ माना जाता है, इसको मांगलिक माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। तो आप मुझे इस वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे। इट विल डॉन on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. It will dawn on her suddenly one day, और ये मतलब दिखाई देंगे एक दिन, उसको भी एक दिन दिखाई देंगे, कब,
व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, जब उसका जो सिर है वो ढका हुआ होगा किसे, लाल घूंघट से, और उसके जो हाथ है वो रंगे हुए होंगे लाल मेहंदी से, और जो लाल बेंगल्स है वो उसके हाथों में क्या हो रही होगी, रोल कर रही होगी उसकी कलाई के अंदर, रिस्ट के अंदर। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उसके बाद में वो एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमन, उसी ओल्ड वुमन की तरह, बिसाइड हर, जो उसके बगल में है, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि एक दिन कई सालों पहले वो भी बनी थी। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी बेंगल्स है, उसकी कलाई में अभी भी बेंगल्स है, बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन अब उजाला नहीं है उसकी आंखों में। वो क्या कहना चाहती है, वो ये कहना चाहती है कि ये जो चूड़ियाँ हैं वो सुहाग की निशानी होती है, अच्छा माना जाता है। ये यहाँ पे व्यंग कर रही है कि देखो उसके हाथों में चूड़ियाँ तो है, लेकिन आंखों में उजाला नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है, वो ये कहना चाहती है। अब देखिए वो एक हिंदी में बोल रही है जिसको इंग्लिश में लिखा गया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया, क्वांटिटी आया, शेर। शेर वैसे 1 किलो को कहा जाता है, 1 kg को शेर, एक शेर, 2 शेर। तो एक वक्त एक शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक शेर भर खाना भी नहीं खाया, इसका मतलब क्या है कि पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। मतलब ऐसा एक भी समय नहीं हुआ है कि कभी कोई दिन आया हो जिस दिन हमने पेट भर के खाना खाया हो, पेट भर के हम सोए हो। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में कहा जिसमें खुशी की कमी थी। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि उसने एक फुल मील कभी इंजॉय नहीं किया अपनी पूरे लाइफ टाइम में, मतलब पेट भर के कभी भी खाना नहीं खाया अपने पूरे जीवन में। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, और यही था जो उसने रीप किया है, काटा है, मतलब उसने पूरे जीवन में यही प्राप्त किया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग ब्रीड सेज, उसका पति जो कि काफ़ी ओल्ड मैन हो चुका है और उसकी जो दाढ़ी है वो हवा में उड़ रही है, ब्रीड जो है वो हवा में उड़ रही है, और वो आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, कि मैं कुछ नहीं जानता सिवाय बेंगल्स के, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेंगल्स बनानी आती है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि जो मैंने किया है ना अब तक वो एक ही काम किया कि मैंने अपने परिवार के लिए एक हाउस बनाया रहने के लिए, कि मैंने जैसे तैसे करके घर तो बनवा दिया इनके लिए, बाकी लोगों से तो वो भी नहीं हो पाता अपनी पूरी ज़िंदगी में। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मानो कि उसने ऐसा अचीव किया, ऐसी सफलता प्राप्त की हो जिसमें कई सारे लोग फेल हो चुके हो अपने लाइफ टाइम में। कहने का ये तात्पर्य है कि जो बेंगल मेकिंग में जो दूसरे परिवार लगे हुए हैं या दूसरे जो व्यक्ति हैं वो अपना घर भी नहीं बनवा पाते हैं पूरी लाइफ टाइम वर्क करके भी, लेकिन इसने जैसे तैसे करके घर बनवा दिया, ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। He has a roof over his head, उसके छत थी अपने सिर के ऊपर। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. The cry of not having money मतलब चीखना चिल्लाना कि पैसा नहीं है, to do nothing और कुछ नहीं करना है, except carry on the business of making bangles, कि सिवाय क्या करना, जारी रखना, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, और भी बिजनेस किसका, मेकिंग बेंगल्स, कि चिल्लाने से क्या होगा, पैसा नहीं है नहीं है, सिवाय किसके, उस बिजनेस को जारी रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि पर्याप्त खाने को भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम्स, ठीक है, और सिर्फ क्या है, रिंग्स है, गोल गोल आकृति है किसकी, चूड़ियों की, हर घर के अंदर। द यंग मैन इको लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, कि जो यंग मैन है उसकी जो आवाज़ है गूंजती है किसकी, प्रायश्चित की, जो उसके बड़ों की है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, कि थोड़ा बहुत मूव हुआ है समय के साथ में। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बदला, फिरोज़ाबाद में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नम्बिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, कि क्या करें, ईयर्स ऑफ माइंड नम्बिंग, नम्बिंग का मतलब सुन कर देना, आप वर्ड बताएंगे मुझे, सुन, क्या जब सुन का मतलब है कि हमारा अगर कोई भी बॉडी पार्ट सुन हो जाए तो वो वर्किंग स्टॉप कर देता है, वो काम करना बंद कर देता है, कि क्या कहता है कि इतने वर्षों की, मतलब कि दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत, टॉयल का मतलब मेहनत, जो इतने वर्षों की क्या है कि दिमाग को सुन करने वाली जो मेहनत है उसने मार दिया है हर प्रकार के इनिशिएटिव्स को, पहलुओं को, कार्यों को, और साथ ही साथ योग्यता को, सपने देखने की, मतलब कि
फिरोज़ाबाद में आकर, और जो व्यक्ति इस बेंगल मेकिंग में लग गया तो समझो कि उसने अपने सपनों को मार लिया है, वो अपने जीवन में और दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता जो इस काम में लग गया है। तो और लेखिका कहती है वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कॉर्पोरेटिव, कि तुम खुद क्यों नहीं अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते, कॉर्पोरेटिव के अंदर अपना एक संगठन बनाओ। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into a vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers, कि क्या कह रहे हैं कि मैंने कहा एक ग्रुप से, किसके ग्रुप से, एक यंग मैन के ग्रुप से जो कि गिर चुके थे इस विशियस का मतलब कि बेकार, कुचक्र। विशियस का मतलब क्या होता है, कुचक्र। ये माफ़ करना वर्ड गलत लिख दिया मैंने, ये कुचक्र आपको समझ में आ गया हो। कुचक्र का मतलब ऐसा सर्कल जिसमें फंस चुके हो, बुरा सर्कल। तो विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन बोला जाता है बिचौलियों को। हु ट्रैप, जो फंसाते हैं, फंसा दिया था किसको, उनके पिताजी को और उनके पूर्वज के जो पिताजी थे उनको भी, मतलब उनके जो फोर फादर्स थे, फादर से सबको इन मिडलमैन ने फंसा के रखा। किसके अंदर, इस कारखाने के अंदर, इस चूड़ियों के कारखाने के अंदर, और वो इनसे बाहर निकल ही नहीं पाए और इसी के अंदर फंसे रहे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वो क्या कहते हैं, मान लो, इवन इफ का मतलब मान लो कि हम ऑर्गेनाइज हो गए, हम संगठित हो गए, वी आर द वंस विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो फिर हम वो लोग हो जाएंगे जिनको परेशान किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। पुलिस के द्वारा परेशान किया जाएगा, पीटा जाएगा, घसीट कर ले जाया जाएगा जेल में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, किसके लिए, कुछ गैर कानूनी करने के लिए। वो कहता है कि अगर हम इस काम को नहीं करते हैं या दूसरा काम करने लग जाते हैं तो वो जो पुलिस वाले हैं वो भी उनसे मिले हुए हैं, वो भी हमको बड़ा परेशान करते हैं, हमको पीटते घसीट कर जेल ले जाते हैं, इसलिए कि हम कुछ इलीगल कर रहे हैं। यह कहकर जैसे वो ये बात कहते हैं, कौन, यंग मैन, देयर इज अ नो लीडर अमंग देम, और उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी क्या नहीं कर सकता, उनकी मदद नहीं कर सकता चीज़ों को अलग प्रकार से देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके जो फादर्स है वो भी उतने ही थक चुके जितने कि वो है। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एप्टी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है, देखना कि दे टॉक एंडलेसली, वो लगातार बिना रुके हुए बात कर रहे हैं, इन स्पाइरल, गोल गोल, जो घूमती चली जा रही है। स्पाइरल का मतलब मैंने बताया गोल गोल, बात उनकी बात खत्म ही नहीं हो रही, गोल गोल घूमती जा रही है। गरीबी से दुखदायी स्थिति के ऊपर, दुखदायी से लालच के ऊपर, लालच से अन्याय के ऊपर, मतलब वो कहते हैं कि हमारे साथ गरीबी देखिए, हमारी हमारी मजबूरी देखिए। एपैथी का मतलब मजबूरी या दयनीय स्थिति, ये देखो लालची कितने ये लोग, और अन्याय देखो क्या करें, मतलब इस प्रकार से गोल गोल उन्हीं मुद्दों के ऊपर वो बातें करते चले जा रहे हैं। इन वर्ड्स का मतलब बताएंगे, पॉवर्टी, एपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उन्हें सुनकर, जब मैं उन्हें सुन रही थी तो वो कह रहा है कि मैंने जब उन्हें सुना, ये लेखिका, इसलिए मैं बार बार लेडी की वॉइस में बोल रहा हूँ, कि जब मैंने उन्हें सुना, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर, स्पष्ट, कि मैंने देखा कि दो स्पष्ट संसार, दो अलग अलग प्रकार के संसार है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो परिवार जो कि फंसा हुआ है, किसके अंदर फंसा हुआ है, गरीबी की चपेट में आया हुआ है, फंसा हुआ है। एक तो वो परिवार है जो फंसा हुआ है, वेब का मतलब जाल में, गरीबी के जाल में। बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और बोझ लगा हुआ है इसके ऊपर, बोझ डला हुआ है, किसका, स्टिग्मा होता है धब्बा, जाति का, जाति के धब्बा का उसके ऊपर क्या है, वजन रखा हुआ है, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए। द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात, वो कुचक्र, विशियस सर्कल का मतलब ये वो कुचक्कर, किसका, साहूकार का और बिचौलियों का, पुलिसमैन का, द कीपर ऑफ लॉज, कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स, और जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स का किसे, व्यवस्थापिका का, और यहाँ तक कि राजनेताओं का, ये सब मिलजुल कर उन लोगों को फंसाए रखे हैं, उनसे काम करवाते हैं, पैसा नहीं देते, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। और ये विशेष जो सर्कल है, इसमें कौन कौन आ रहा है, साहूकार आ रहे हैं, बिचौली आ रहे हैं, पुलिसमैन आ रहे हैं, कानून के रखवाले आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब व्यवस्थापिका आ रही है, और यहाँ तक कि राजनेता भी इसमें शामिल है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, कि क्या करें, टुगेदर का मतलब उन सब ने मिलकर, इम्पोज का मतलब लागू कर दिया है, बैगेज का मतलब वजन,
कि मतलब वो माल ढो दिया है एक बच्चे के ऊपर जिसको वो पुट डाउन नहीं कर सकता, नीचे नहीं रख सकता। मतलब कि ये कह रहे कि जो भी बच्चे इसमें आते हैं बेंगल मेकिंग में वो फंस जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक हुए, जानकारी उन्हें मिले, ही एक्सेप्ट इट एज ए नेचुरली एज हिज फादर, तो वो इसे स्वीकार कर लेते स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार से जैसे उनके पिताजी ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ और करने का सीधा सीधा मतलब था हिम्मत दिखाना, डेयर करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और डेयरिंग, हिम्मत, हिस्सा नहीं है ग्रोइंग अप होने का। मतलब डेयरिंग पार्ट नहीं है किसका, ग्रोइंग अप होने का, कि आप वृद्धि के साथ में डेयरिंग होते चले जाओ, ये उसका हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस अ प्लेस ऑफ इट इन महेश आई एम चीयर, लेकिन मैंने जब इसका एक प्लेस, इसका एक अंश मुकेश के अंदर देखा, किस चीज़ का, डेयरिंग का, तो मुझे खुशी महसूस हुई। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, क्योंकि जो मुकेश था वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है। विल गो टू गैरेज एंड लर्न, कि वो गैरेज जाएगा और सीख लेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है वो काफ़ी लंबी दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो कहता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा, वो इस बात पे दबाव देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा सपना प्लेन फ्लाई करने का भी है, उड़ाने का भी है। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो गया और उसने जवाब दिया नो। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और वो कहता है कैसे, ग्राउंड की ओर देखते हुए, नज़र झुकाकर। इन हिज स्मॉल ममर, और अपनी बुदबुदाने वाली आवाज़ में, देयर इज अ एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जिसमें एम्बेरसमेंट है, शर्मिंदगी है, जो कि अभी पछतावे में नहीं बदली है, रिग्रेट में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, किसको लेकर, कार के ड्रीम्स को लेकर। मतलब वो सिर्फ एक ही सपना देख रखा है, किसका, कार्स का। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन स्ट्रीट्स ऑफ इस टाउन, और कब देखता है, जब वो अपने स्ट्रीट्स को भरा हुआ देखता है कार्स के। और फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और लेकिन एरोप्लेन्स की बात करें तो कुछ ही एरोप्लेन्स है जो फिरोज़ाबाद से होकर निकलती है। शायद इसी कारण से हो सकता है कि उसने किसका सपना नहीं देखा हो, एरोप्लेन्स उड़ाने का। कार उसे देखने को मिलती है अपने शहर के अंदर, इसलिए उसकी इच्छा है कि वो क्या करे, मोटर मैकेनिक बने। तो इसमें देखा हमने कि किस प्रकार से जो साहेब हो, चाहे मुकेश हो या फिर सविता हो, अपना जो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो खोते चले जा रहे हैं। अपनी जीवन का जो स्प्रिंग है, जो बेस्ट पार्ट है, वो कैसे लूज़ करते हुए चले जा रहे हैं। अडल्ट होने से पहले किशोर अवस्था वो किस प्रकार से खोते चले जा रहे हैं। आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है, और अगर आ गया है तो आप बोल सकते हैं मुझे सर यस सर वी हैव गॉट इट।